अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो चैप्टर डिस्कस करेंगे रिसर्च का वो है चैप्टर 3 एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बईजी पहुँच सके। अब अपनी वीडियो की तरफ जाते हैं, अपने चैप्टर की तरफ जाते हैं जो हमने आज चैप्टर डिस्कस करना है। हमारे चैप्टर का नेम है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। ये जो हमने प्रैक्टिस करनी है वो हमारी जो है वो एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए। मतलब कि जब भी हम कोई रिसर्च कर रहे होते हैं, ठीक है, तो जब भी हम रिसर्च करते हैं तो हम लोग जो है ना वो पिछली स्टडीज़ देखते हैं, ठीक है, कि वो एविडेंस बेस्ड हैं या नहीं, और फिर उस एविडेंस को अपनी रिसर्च में जो है वो हम लेके आते हैं कि हम लोग ये एक एविडेंस के साथ, एक सबूत के साथ ये पेश करें कि ये चीज़ है, एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ सच है। तो वो यही कहते हैं कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कि मतलब जब भी हमने कोई क्लिनिकली प्रैक्टिस करनी है, कोई भी चीज़ हमने अप्लाई करनी है, तो हमने एविडेंस हमारे पास होना चाहिए कि वाकई ये ऐसा है, ये ऐसा फिनोमिना जो है वो वर्क करता है। तो बेसिकली ये हमारे पास होती है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कि मतलब जब भी हमने कोई चीज़ अप्लाई करनी है, जब भी हमने कोई जो है वो एक्सपर्ट्स के ओपिनियन वगैरह के साथ जो है वो हमने अप्लाई करना है, हमारे पास एक एविडेंस होनी चाहिए, ठीक है। इसमें जो है वो बेसिकली हम लोग जो पेशेंट की वैल्यूज़ हैं, ठीक है, उसको भी हम लोग देख रहे होते हैं, और क्लिनिकल जो एक्सपर्टाइज होते हैं, जो क्लिनिकल जो हमारे पास एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है, उनसे भी जो है वो हम लोग रिव्यू ले रहे होते हैं। तो ये चीज़ें मिला के जो है वो हमारे पास एक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस बनाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि एविडेंस बेस्ड जो प्रैक्टिस प्रोसेस है वो किस तरह का प्रोसेस होता है, हम किस तरह से अपने जो है ना प्रैक्टिस में जो है ना वो एक एविडेंस को जो है वो हम लोग ला सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए हमारे पास जो है ना वो कुछ 5 स्टेप्स होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं किसी भी रिसर्च करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, फॉर्मुलेट द क्वेश्चन यूजिंग द पीको स्टेप्स। अब द मेन जो थिंग है वो है पीको। जब भी हमने कोई टॉपिक लेना है, ठीक है, जब भी कोई, तो जो है वो पीको को देखते हुए, ठीक है। अब पीको बेसिकली क्या है, ठीक है, अब पीको हम लोग जो है ना वो बताते हैं कि पीको बेसिकली है क्या। ओके, तो इसमें बेसिकली सबसे पहले हमारे पास पी हमारे पास क्या होता है, पेशेंट। ये हमारे पास एक निमोनिक्स है, ठीक है, जो हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं। तो पी फॉर हमारे पास क्या होता है, पेशेंट, ठीक है। आई फॉर हमारे पास नेक्स्ट फिर हम लोग करते हैं, सबसे पहले हमारे पास पेशेंट होता है कि मतलब जब भी हम लोग को प्रैक्टिस करें हमें पता होना चाहिए कि हमारा पेशेंट कौन है, ठीक है, उसका नेम वगैरह हमें जो है ना वो पता होना चाहिए, और पेशेंट की कंडीशन क्या है, किस कंडीशन के साथ आए उसका जो है वो हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमारे पास आई फॉर इंटरवेंशन आती है, ठीक है, इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब है कि जो हमने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो क्या देना है, ठीक है। आई फॉर इंटरवेंशन के मतलब एक पेशेंट आया है, फॉर एग्जांपल लो बैक पेन के साथ पेशेंट आया है, ठीक है। अब हमने इंटरवेंशन क्या देनी है, अपनी डिजीज़ को देखते हुए, पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए क्या हमने इंटरवेंशन देनी है, ठीक है। लो बैक पेन के लिए हमने क्या एक्सरसाइजेस करवानी, कौन सी स्ट्रेचिंग करवानी, कौन सी मोडालिटी यूज़ करनी है, ठीक है। फिर सी फॉर हमारे पास होता है कंपैरेटिव इंटरवेंशन। कंपैरेटिव जो इंटरवेंशन हम दे रहे होते हैं, ठीक है, वो अब कंपैरेटिव कंपेयर करना है हम लोग क्या। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लो बैक का पेशेंट है, ठीक है, हमारे पास क्या है कि लो बैक पेन का हमारे पास पेशेंट है, ठीक है। अब हम उसको पहली इंटरवेंशन हम कहते हैं कि जो है ना वो हम लोग इसको टेंस लगाते हैं, ठीक है, टेंस, उससे जो है ना वो पेन रिलीफ हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी तरफ हम कंपेयर कर देखते हैं कि हम लोग अगर स्ट्रेचिंग करवाते हैं, ठीक है, स्ट्रेचिंग, तो वो हमारे लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगी या टेंस हमारे पास जो है ना वो पेन कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो इन दो इंटरवेंशन का जो है वो हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये हम इंटरवेंशन कंपैरिजन करेंगे। अब नेक्स्ट ओ फॉर आउटकम। आउटकम से क्या मतलब होगा, हमारा रिजल्ट, ठीक है, कि जो चीज़ हम चाह रहे हैं वो हमें मिल रहा है, कि जो हमने इंटरवेंशन अप्लाई किया, फॉर एग्जांपल हमने टेंस अप्लाई किया है बैक पेन के पेशेंट में, क्या टेंस से हमें वो आउटकम्स मिल रहे हैं, क्या पेन कम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इस तरह से सबसे पहले हमने जो है ना वो एक क्वेश्चन बनाना है। स्टेप 1 में क्या हमने एक क्वेश्चन बनाना है यूजिंग पीको, पेशेंट, आई फॉर इंटरवेंशन,
C फॉर कंपैरेटिव इंटरवेंशन और O फॉर आउटकम। तो सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन बना लिया इस तरह से, पेशेंट कौन है, हमने क्या इंटरवेंशन अप्लाई करनी है, हमने कंपेयर करना है इंटरवेंशन को, ये हमारे लिए इंटरवेंशन ज़्यादा बेनिफिशियल होगी या ये वाली, अगर ये अप्लाई करेंगे तो इसके क्या आउटकम होंगे। ठीक है, तो ये पहले हमने सबसे पहले क्या कर लेना है, फॉर्मुलेट कर लेना है हमने अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमने आइडेंटिफाई करना है एविडेंस। ठीक है, एविडेंस के मतलब सबूत, कि हमने जो चीज़ हम दे रहे हैं, ठीक है, जो चीज़ हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो एविडेंस प्रूव है, उस पर पहले काम हो चुका है, क्या हमारे पास उस चीज़ का सबूत है। हम अगर हम लोग आगे दे रहे हैं कि हमने ये करना है तो हमें प्रोसेस का पता है, फिनोमिना क्या है, हम एविडेंसली हम प्रूव कर सकते हैं वो चीज़। अगर नहीं है तो हम लोग उस चीज़ को नहीं आगे लेके जाएंगे, अगर वो एविडेंसली प्रूव है तो हम उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने जो है वो क्रिटिकली अप्रेस करना है एविडेंस को, कि जो हमारा एविडेंस है वो वैलिड है कि नहीं है। ठीक है, फिर फोर्थ स्टेप क्या है कि हमने अप्लाई कर देना है एविडेंस को। ठीक है, एविडेंस को अप्लाई करना है। और लास्ट में हमारे पास क्या है, रीएवेल्युएट द एप्लीकेशन ऑफ द एविडेंस। जो हमारे पास एविडेंस है उस चीज़ को लेकर हमें उसको दोबारा से एक बार नज़रसानी करनी है। ठीक है, तो ये चीज़, और यहाँ पे सारा पीको का बताया हुआ है जो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास बेसिकली 5 स्टेप्स होते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के। सबसे पहले हमें क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, फिर उसके बाद एविडेंस को आइडेंटिफाई करना है कि एविडेंस इसका मौजूद है या नहीं है। ठीक है, और फिर क्रिटिकली अप्रेस करना है कि वेदर ये एविडेंस उसी चीज़ को जो आइडेंटिफाई करे जो चीज़ हम चाह रहे हैं। ठीक है, कि मतलब अगर हम लो बैक पेन का जो है वो हमने एविडेंस ढूंढना है तो ये लो बैक पेन को ही सपोर्ट कर रहा है या किसी और चीज़ का तो एविडेंस नहीं है। हमने फिर उसको जो है वो क्या करना है, एविडेंस को अप्लाई कर देना है, और फिर उसके बाद जो है वो हमने क्या करना है, लास्ट में रीएवेल्युएट कर लेना है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ये है कि हमारे पास एवेल्युएटिंग रिसर्च स्टडीज़। अब सबसे पहले जब भी हमने रिसर्च स्टडीज़ करनी है उसको हमने जो है वो एवेल्युएट करना है। एवेल्युएट कैसे करना है, हमेशा जब भी हमने अपनी रिसर्च करनी होती है तो एक चीज़ याद रखना होता है, हमने हाई क्वालिटी जो है ना वो स्टडीज़ लेनी होती है, हाई क्वालिटी रिसर्च हमने करनी होती है। ठीक है, लो क्वालिटी रिसर्च नहीं करनी होती, हाई क्वालिटी रिसर्च हमने करनी होती है। अब कोई भी रिसर्च हाई क्वालिटी कैसे हो सकती है, अब उसमें कुछ चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि वो वैलिड होनी चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए। ठीक है, वो हमारे पास ट्रूथफुलनेस को शो कर रहा हो। ठीक है, और वो जो हमारी रिसर्च है वो वही चीज़ दिखाए जो एक रिसर्चर दिखाना चाह रहा है। ठीक है, रिसर्च जो है वो एविडेंस बेस्ड हो। ठीक हो गया। नेक्स्ट सेकंड चीज़, हमारे पास रिसर्च तभी हमारे पास जो है वो हाई क्वालिटी रिसर्च हो सकती है जब उसमें हमारे पास एक्सट्रीनियस फैक्टर्स, ठीक है, एक्सट्रीनियस फैक्टर्स जो हैं वो ना हो। जैसे हम लोगों ने अपनी उसमें पढ़ा था रिसर्च में, उसमें उन्होंने एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस हमारा एक सब्जेक्ट था, उसमें हमने पढ़ा था कौन कौन सा एक्सट्रीनियस फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, हमारी रिसर्च जब एक्सट्रीनियस फैक्टर्स से अलहदा होगी, उसमें एक्सट्रीनियस फैक्टर्स नहीं होंगे तो वो हमारी रिसर्च क्या होगी, एक हाई क्वालिटी रिसर्च होगी। तो इस तरह से हमने अपनी रिसर्च स्टडीज़ को एवेल्युएट करना है। कैसे एवेल्युएट करना है, वो हाई क्वालिटी हो। हाई क्वालिटी को हम कहेंगे कि हाई क्वालिटी है, सबसे पहले वैलिड हो वो, और दूसरा हमारे पास उसमें हमारे पास एक्सट्रीनियस फैक्टर्स ना हो। एक्सट्रीनियस मतलब प्लेसिबो इफेक्ट हो गया, रिकॉल बाइस हो गया। ठीक है, ये चीज़ उसमें ना हो। 5 हमारे पास एक्सट्रीनियस फैक्टर्स होते हैं, मतलब एक्सट्रीनियस फैक्टर्स बेसिकली होते क्या हैं, जो आउटसाइड फैक्टर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है हम रिसर्च वैलिडिटी को जो है ना 4 एरियाज से एवेल्युएट कर सकते हैं। मतलब हम कहते हैं ना कि जो रिसर्च वैलिडिटी तब वैलिड होगी जब वो हाई क्वालिटी होगी, तो हम उसको वैलिड ही कहेंगे। ठीक है, तो अब इसको जो है वो हम लोग एवेल्युएट करते हैं 4 एरियाज़ में। ठीक है, अब 4 एरियाज़ ऑफ रिसर्च वैलिडिटी क्या है, मतलब वैलिडिटी की फर्दर टाइप्स। ठीक है, उसमें हमारे पास सबसे पहले एक हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो किसी और वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा, और इंडिपेंडेंट क्या है कि वो खुद मुख्तार, वो खुद ही जो चीज़ें हैं वो करता जाए। ठीक है, अब कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। अब कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या हमारे पास होती है, इसमें हम लोग जो है ना वो उसकी किसी भी रिसर्च की हम कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी कैसे हमें पता चलेगा कि है, अगर उस रिसर्च में हमारे पास जो बाइसनेस को कंट्रोल किया गया है तो वो हमारे पास क्या होगी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होगी। बाइसनेस का तो पता है कि किसी एक चीज़ की फेवर कर लेना, जब उस चीज़ की फेवर नहीं होगी, बाइसनेस नहीं होगी, तो वो हमारे पास क्या होगी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इंटरनल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी क्या होती है कि इसमें एक्सट्रीनियस फैक्टर्स ना हो। ठीक है, इसमें क्या हो, एक्सट्रीनियस फैक्टर्स को कंट्रोल किया गया हो, और हमारे पास जो ग्रुप्स हों वो इक्वल हों।
तो इसमें हमारे पास ये चीज़ आ जाती है कि मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं कि आउटसाइड फैक्टर्स हमारी रिसर्च को ख़राब कर देते हैं, तो वो चीज़ जब नहीं होगी तो ऑलरेडी हमारी रिसर्च जो है वैलिड होगी, ठीक है। थर्ड हमारे पास एक्सटर्नल वैलिडिटी आती है। एक्सटर्नल वैलिडिटी में हम लोग ये कहते हैं कि जो हमारे रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है, जिन रिजल्ट्स को हमने अपनी स्टडी में जनरलाइज किया, क्या सेम वैसे ही हम उसको पॉपुलेशन में अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं करें, सेम रिजल्ट्स को अप्लाई कर रहे हैं या नहीं करें, तो वो हमारे पास जो है वो एक्सटर्नल वैलिडिटी आती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट हमारे पास आती है स्टैटिस्टिकल वैलिडिटी। अब स्टैटिस्टिकल वैलिडिटी हमारे पास जो हमने डिपेंडेंट वेरिएबल की बात की थी, ठीक है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसका रिलेशनशिप हमें बता रही होती है, ठीक है। अगर तो जो है वो हम लोग ये कहते हैं कि हम स्टैटिस्टिकल वैलिडिटी कैसे हम लोग एवेल्यूएट करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि हमारा जो स्टडी इफ़ेक्ट साइज़ है, ठीक है, कि हमारा जो है ना वो इफ़ेक्ट कितना आ रहा है, इंटरवेंशन का कितना इफ़ेक्ट है, ठीक है, वो। उसके बाद हमारे पास सैम्पल साइज़, ठीक है। उसके बाद जो हमने टेस्ट अप्लाई किए हैं वो उसी चीज़ के लिए ही थे, अब ठीक है। उसके अप्रोप्रिएटनेस जो है वो हमने चेक करनी है, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो रिलायबिलिटी और जो उसका वेरिएंस है, वेरिएबिलिटी है, वो हमने जो है वो मेजर करनी है, ठीक हो गया। तो ये बेसिकल थे हम लोग कोई भी हमने जो है वो रिसर्च की वैलिडिटी चेक करने के लिए कि ये वैलिडिटी उस रिसर्च में है या नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो है वो हमने जो रिसर्च लिटरेचर है उसको कैसे एवेल्यूएट करना है थ्रू एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस मॉडल। उसमें हमारे पास 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है कि स्टडी की वैलिडिटी है या नहीं, वो सेम बात हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होता है कि स्टडी इम्पैक्ट क्या है, ट्रीटमेंट साइज इफ़ेक्ट क्या है, कि मतलब जो हमारे पास जो हम इंटरवेंशन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जो स्टडी जिस पे हमने की है, स्टडी का जो हमारा टॉपिक है, क्या उसका इफ़ेक्ट साइज़ कितना थोड़ा है, कम है, ज़्यादा है भी या नहीं, वो चीज़, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेबिलिटी, क्लिनिकल एप्लीकेबिलिटी, ठीक है, कि मतलब उसको जब हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम उन चीज़ों को हम कंसीडर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो वो चीज़ हमारे पास यहाँ पे आ जाती है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, एविडेंस बेस्ड मॉडल किसी भी जो है वो रिसर्च लिटरेचर को एवेल्यूएट करने के लिए। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है रिटन एवेल्यूएशन ऑफ रिसर्च, कि जब भी हमने जो रिसर्च हमने लिखी हुई है, ठीक है, हमने रिसर्च की है, उसको हम लोग रिटन उसके एवेल्यूएशन कैसे करेंगे, ठीक है, उसका क्रिटिकली जो हम अप्रेज, सबसे पहले ये चीज़ें हम किस तरह से करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि हमारा जो आर्टिकल है वो वेदर सही है या नहीं है, हमने उसको एवेल्यूएट करना है, ठीक है। सबसे पहला जो है ना वो हमें एक सब्जेक्ट टॉपिक हमारा जो है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है, सब्जेक्ट टॉपिक अच्छा होना चाहिए, मतलब जो क्लिनिकल हमारा एक क्वेश्चन है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। क्या वो हमारा रेलिवेंट है आर्टिकल से या नहीं है, क्या हमने पीको की बेस पे हमने वो क्वेश्चन बनाया है या नहीं बनाया, ठीक है। सेकंड चीज़ हम उसमें क्या देखेंगे कि कीवर्ड्स उसमें हैं या नहीं है, ठीक है। कीवर्ड्स क्या होते हैं कि मेन वर्ड्स होते हैं जो हमारे रिसर्च टॉपिक को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। नेक्स्ट थर्ड चीज़ जो हमने देखनी है बॉटम लाइन। अब बॉटम लाइन क्या होती है कि हमारे पास जो आर्टिकल का आउटकम है, जो हमारी स्टडी लिमिटेशंस हैं, वो हमने वहाँ पे बताई हैं या नहीं बताई। फोर्थ हमारे पास जो है वो सैम्पल या ऑब्जेक्ट, कि हमने टारगेटेड पॉपुलेशन ली है, जो हमारी पॉपुलेशन थी, जो हमारे रिसर्च की पॉपुलेशन थी, हमने वही लिया या नहीं, अगर तो वो लिया तो वो हमारे पास जो है वो वैलिड है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग जो है ना वो इसको क्रिटिकली अप्रेस कर रहे होते हैं। क्रिटिकली अप्रेस मतलब कि हमारे पास एक 1 पेज समरी होती है, ठीक है, जो हम लोग फर्दर शेयर करते हैं, तो उसमें हम लोग जो है ना वो ये चीज़ें देख के फिर हम लोग फर्दर जो है वो उस चीज़ को लेके जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंस्टीट्यूशन बेस्ड प्रैक्टिस। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी जो है वो हम लोग क्लिनिकली जो है ना प्रैक्टिस में जो है वो हम लोग क्रिटिकली अप्रेस करते हैं, ठीक है। इसमें जो है बेसिकली हमारे पास जो है ना वो लिटरेचर हमने जो है उसको एवेल्यूएट करते हैं, ठीक है। जो हमारे पास जो है ना सब्जेक्ट पेशेंट जो है ना वो डिटरमाइन करता है कि हमारे पास जो है ना वो लिटरेचर एवेल्यूएशन जो है उसमें हमारे पास एविडेंस है कि नहीं है, ठीक है। अगर तो है तो उसको जो है ना वो सपोर्ट करेंगे, अगर तो नहीं है तो उसको हम लोग जो है वो निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है, किसी भी इंटरवेंशन को, ठीक है। तो मतलब कोई भी इंटरवेंशन दी हुई है, कोई कंपैरेटिव इंटरवेंशन है, अगर तो वो एविडेंस बेस्ड है और एविडेंस उस चीज़ को सपोर्ट कर रही है तो हम उसको सपोर्ट करेंगे, अदरवाइज़ हम उसको निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ आ जाती है। और नेक्स्ट हमारे पास लास्ट आती है डाटा बेस्ड ऑफ एवेल्यूएशन स्टडीज़। अब डाटा बेसेस हमारे पास क्या होते हैं कि इसमें हम लोग बेसिकली क्या होता है कि अपनी इंफॉर्मेशन हमारी स्टोर्ड होती है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होती है डेटाबेस में। अब हमारे पास जो है ना कोई भी स्टडीज़ को एवेल्यूएट करने के लिए हमारी डिफरेंट डेटाबेसेस होती है और उनका पर्पस भी जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास बहुत सी कोक्रेन डेटाबेस आ गई, इसके बाद जो है पबमेड, बहुत सी डेटाबेसेस होती हैं। इसके बाद हमारे पास लिमिटेशंस क्या होती हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की, ठीक है।
अब वो कहते हैं कि डिफरेंट जो हमारे पास थे उन्होंने डिफरेंट जो है ना वो दिए हैं। उन्होंने कहा, यहाँ पे एक एग्जांपल भी दी हुई है, ठीक है। वो कहते हैं कि हमारे पास जो है वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जो है उसके जो है ना यूज़ को इंक्रीज़ करने के बजाय, ठीक है, इसकी जो है वो हमारे पास क्या है कि द प्रोसेस इज़ नॉट विदाउट इट्स लिमिटेशन। हम इसकी लिमिटेशंस भी हैं। हम ये तो कहते हैं कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस हो, लेकिन इसकी जो है ना वो क्या है कि हमारे पास लिमिटेशंस भी हैं। वो ये कहते हैं, कुछ ऑथर्स ये कहते हैं कि जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है वो RCT स्टडीज़ को जो पे एम्फिसाइज़ कर रहा होता है, ठीक है। और जैसे कि ये फिर वो ये कहते हैं कि जितनी भी हमारी RCTs होती हैं वो हमारे पास जो है ना वो गोल्ड स्टैंडर्ड्स नहीं होती, वो मिसलीडिंग भी होती हैं, ठीक है। जैसे कि मैकेंजी ने कहा कि जो हमारे पास अगर हम जो है ना वो रैंडमली असेसमेंट करते हैं स्टडीज़ की स्मॉल सैम्पल साइज़, उसके जो हमारे पास अनबैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन होती है वेरिएबल्स की डिफरेंट ग्रुप्स में, ठीक है। इस वजह से वो कहते हैं कि इंडीड कि हम ये सजेस्ट करते हैं कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं स्मॉल सैम्पल साइज़, ठीक है, जो स्मॉल सैम्पल साइज़ में होते हैं, क्योंकि हम जब भी RCTs कर रहे होते हैं ना RCTs, तो हम लोग बेसिकली हम उनके जो सैम्पल साइज़ होता है वो हम स्मॉल लेते हैं, लेकिन जब हम क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ कर रहे होते हैं तो सैम्पल साइज़ लार्ज ले रहे होते हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास वो ये कहते हैं कि जो है वो उसमें क्या होता है कि जब हम सैम्पल साइज़ स्मॉल होता है तो जब हम रैंडमली असाइनमेंट दे रहे होते हैं ना, तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि अनबैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वेरिएबल्स की वो आ जाती है ग्रुप में, ठीक है। और सेकंड वो ये चीज़ कह रहे हैं कि जो हमारे पास RCTs है ना वो एक मेथडोलॉजिकली रीजंस के अगर देखा जाए तो वो एक बेस्ट डिज़ाइन नहीं है, क्योंकि उसमें हमारे पास एथिकल जो है ना वो बेसिस जो है वो ये होती है कि हम जो कंट्रोल ग्रुप को कोई ट्रीटमेंट दे ही नहीं रहे होते, ठीक है। पहला तो सैम्पल साइज स्मॉल होता है, दूसरा हमारे पास क्या होता है कि हम लोग वेरिएबल्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे होते, थर्ड हमारे पास कहते हैं कि एथिकल बाइसिस ये कि हम कंट्रोल ग्रुप को कोई ट्रीटमेंट ही नहीं दे रहे होते, और फोर्थ वन ये कहते हैं कि जो हमारे पास जो है वो जो RCTs है, ठीक है, वो हमारे पास एक लेसर डिज़ाइन है एज़ कम्पेयर टू अदर। तो इसी वजह से जो है ना वो कुछ ये डिफरेंट जो है वो ये कहते हैं कि लिमिटेशंस आ रही होती हैं इस तरह से। तो बेसिकली ये हमारे पास जो था ये चैप्टर 3 हमारे पास था एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, कि हम लोग किस तरह से जब भी हमने कोई स्टडीज़ करनी है तो उसको एविडेंसली बेस्ड प्रूफ किस तरह से बनाएंगे, फिर उसके फर्दर स्टेप्स उन्होंने बताएं और ये चीज़ें थी।